हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के प्रयागराज का जो अभी एग्जाम का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें बीएड जो सब्जेक्ट कोड है उसका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं। आई होप कि सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं कर दिया वो भी अपने फॉर्म फिल कर दें। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस को, उसके बाद हम इसकी तैयारी भी शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए दो चीजें बहुत मायने रखती हैं: उसका सिलेबस ठीक से समझना, उसकी तैयारी करना, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे हायर एजुकेशन में जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, यानी कि जो बीएड के लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। जैसा कि मेरे बहुत सारे यहाँ पे लर्नर हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनको भी मैं उससे कनेक्ट करके भी चीज़ों को समझाऊंगी। तो सब यहाँ पे टोटल 10 यूनिट है, और सबसे पहली जो यूनिट है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो जब हम टीचर बनने जाते हैं तो हमें फाउंडेशंस क्या है फिलोसफी के, वो पढ़ने चाहिए, है ना। तो फिलोसफी एक फाउंडेशन है शिक्षा का, जैसे साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, उसी तरह से फिलोसफी भी है। तो यहाँ पर एजुकेशन की हमें फिलोसफी समझनी है, तो कैसे फिलोसफी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे लव फॉर विजडम है ना, फिलॉस प्लस सोफिया से हुई। तो इस चीज को हमें बहुत गहराई से पढ़ना है, यानी कि जो उसके शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, क्या ओरिजिन है, कौन सा शब्द है जहां से फिलोसफी जो शब्द है वो आया है, ग्रीक है या लैटिन है या कोई और भाषा से आया है। तो इस तरह से उसकी शाब्दिक उत्पत्ति को बहुत अच्छे से हमें देखना होगा। उसके बाद देखना है शिक्षा में और एजुकेशन में, शिक्षा और फिलोसफी में, यानी दर्शन और शिक्षा के मध्य में संबंध क्या है, और शिक्षा दर्शन पे निर्भर है या दर्शन शिक्षा पे निर्भर है। जैसे एक बार प्रश्न यूजीसी नेट में आया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इस तरीके से हमें इनके इंटर रिलेशन को समझना होगा। तीसरा टॉपिक यहाँ पे है कि एजुकेशन फिलोसफी में जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे स्पेक्युलेटिव है, नॉर्मेटिव है, एनालिटिकल है। तो आप हो सकता है इन दो से परिचित ना हो, लेकिन एनालिटिक का जो शब्द है इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जब भी हम किसी की एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल चीज को देखते हैं, तो उसके हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन समझने हैं, यानी कि शैक्षिक जो दर्शन है उसका मुख्य फंक्शन क्या है। तो सारे नहीं देखने हैं हमें, यहाँ पर इस सिलेबस में सिर्फ 3 ही फंक्शन को समझना होगा। एनालिटिकल फंक्शन मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है। ये दो यहाँ पर बिल्कुल नए टॉपिक हैं, तो इसको आपको समझना होगा। अब ये शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़े हैं। जैसे स्पेकुलेटिव का मतलब होता है अनुभव, जो चीज हम अपने एक्सपीरियंस से समझते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब जो आदर्शों से समझते हैं। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी के यहाँ पे ऐसे क्या फंक्शंस हैं जो एविडेंस बेस्ड होते हैं, अनुभव से हम समझते हैं, आदर्शों पे आधारित इथिकल कंसिडरेशन नॉर्मेटिव में आता है, एनालिटिक का मतलब आपको पता ही है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। तीसरा चौथा टॉपिक है यहाँ पे एपिस्टोमोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर जो फिलोसफी पढ़ते हैं, तो फिलोसफी की यहाँ पे 3 ब्रांचेस हो जाती है: मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मैंने आपको कई बार पढ़ाया। एपिस्टोमोलॉजी में हम देखते हैं सोर्सेज क्या है, यानी जो भी हमें नॉलेज हो रही है उस नॉलेज का सोर्स क्या। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन का देखना है। तो बेसिकली फिलोसफी जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिलोसफी के अंदर एजुकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एपिस्टोमोलॉजी को हमें समझना होगा कि जो भी हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उस कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने इंटेलिजेंस से, इनसाइट से समझते हैं, हमें किसी ने बताया है, या फिर हमने किसी कहीं से पढ़ा है, या फिर हमने अपने अनुभव से जाना है। तो अलग अलग सोर्सेज यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ, मेथड ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज विद रेफरेंस टू एनालिटिकल, डायलेक्टिक एंड साइंटिफिक। तो जब हम नॉलेज ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर वैलिड नॉलेज को प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत होते हैं। अब वो अलग अलग नॉलेज एनालिटिकल से आ रही है, या फिर डायलेक्टिक से आ रही है, या फिर साइंटिफिक, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीका है उससे प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन से वैलिड सोर्स हैं उनको समझना है, उनके रेफरेंस को जानना है। फिर देखना है नेशनल वैल्यूज। तो नेशनल वैल्यूज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पूरी प्रियम्बल जो है, हमारी जो भारत की संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसको पूरा एक एक शब्द को पढ़िए, और उस एक एक शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है और उसके एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है वो हमें समझना है। जैसे अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता, एक हमारे यहाँ शब्द आता है कि धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से आर्टिकल में है, कब आया है संविधान में, कब इसको लाया गया था, ये कहाँ पे दिया हुआ है, इसके क्या, इसका एजुकेशन में इसका क्या मतलब है। तो एजुकेशन अगर कोई पढ़ता है तो हमें शिक्षा भेदभाव करना नहीं सिखाती है। तो इस तरीके से हमें उसके इम्प्लीकेशन को एजुकेशन से कनेक्ट करके समझना होगा। नेक्स्ट है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। अब ये तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं इसके ऊपर, कि यहाँ पर सांख्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि कौन से स्कूल है। ये पूरी तरीके से आपका सांख्य दर्शन आस्तिक स्कूल है, वेदांत आस्तिक है, न्याय आस्तिक है, वैशेषिक आस्तिक है, योग आस्तिक है और मीमांसा। तो मीमांसा में ये नहीं बताना है कि आप बताया गया है कि पूर्व पढ़ना है या फिर हमें दोनों ही पढ़ने हैं। तो वेदांत भी पढ़ना है, उत्तर मीमांसा भी और पूर्व मीमांसा भी पढ़नी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरे के पूरे हमारे आस्तिक स्कूलों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद आता है फिलोसफिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विवेकानंद, टैगोर, गांधी जी और अरविंदो। तो इन थिंकर्स को हमें पढ़ लेना है जो हमारे नेट के सिलेबस में भी है। तो ये तो लगभग पूरा नेट में सिलेबस है ही, बस वैशेषिक नहीं है वहां पे और न्याय नहीं है, न्याय वहां पे पेपर 1 में जबकि है। इसके बाद गाइस पढ़ना है आपको वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, तो जिसमें आदर्शवाद है, आपका यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है और इनका शिक्षा में क्या इम्प्लीकेशन है ये समझना है। इसके बाद आपके मॉडर्न कंसेप्ट है जिसमें लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एम्पायरिज्म एंड पॉजिटिव रिलेटिविज्म। तो ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है फिलोसफी के, जो इन दर्शनों के बाद के हैं, तो लॉजिकल एनालिसिस करते हैं या यहाँ पे अनुभव से कैसे सीख रहे हैं। तो दर्शन को हमने, जब हम दर्शन को सिर्फ किसी विधा में स्पेशल बांध के पढ़ते हैं, जैसे कि सिर्फ आदर्शवाद की बात करें या सिर्फ यथार्थ की बात करें, तो ये दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा मॉडर्न तरीके से सोचते हैं तो फिलोसफी में यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो इस तरह से मॉडर्न कंसेप्ट को हमें समझना है। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट खत्म होता है जो पूरी तरह से फिलोसफी का है। तो आपने एक चीज समझी होगी कि जब हम यहाँ पे फिलोसफी की बात कर रहे हैं नेट के सिलेबस में, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो बहुत अलग अप्रोच के साथ आपको इसको पढ़ना होगा। दूसरा आता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशन क्या है, कौन फादर है सोशियोलॉजी के, एजुकेशन सोशियोलॉजी के कौन फादर है, कौन कौन से यहाँ पे थ्योरीज हैं। अब सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में क्या संबंध है, तो इतना तो हर किसी को आता ही है, जो भी नेट की भी तैयारी कर रहा होगा इतना तो आपको पता है। अब देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेंसीज हैं कुछ, जैसे घर है, स्कूल है, कम्युनिटी है, मीडिया, स्टेट, कल्चर, रिलीजन, इनका क्या रोल है सोशलाइजेशन में। तो हमें सबसे पहले समझना है सोशलाइजेशन क्या होता है और सोशलाइजेशन में ये जो एजेंसीज है इनका क्या रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन एंड वर्ल्ड पीस, यानी कि कुल मिला के हमें अब जो दुनिया है वो एक, हम आपस में इंटरनेशनली लेवल पे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, एक ग्लोब में रहते हैं, एक साथ है, वैश्विक रूप एक परिवार है, विश्व भी पूरा परिवार है। तो हमें यहाँ पे शांति, वर्ल्ड पीस क्या होती है ना, तो ये सब पढ़ना है। इसके बाद सोशल चेंज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है और एजुकेशन का इसमें क्या रोल होता है। सोशल चेंज में इंडिया में यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कास्ट है, एथनिसिटी है, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, रैशनलिज्म, तो इन सबका सोशलिज्म से क्या कनेक्शन है वो हमें देखना है। फिर यहाँ पर जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वुमेन्स हैं, दिव्यांगजन है और आपके रूरल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर जो भी हमारे सेक्शंस है इनके लिए आपको समझना होगा कि किस तरह से इनको हम सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ पर एम्पावर करें, एजुकेशन इनको समाज में मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में लेके आए। इसके लिए बहुत जरूरी है, आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप जान के रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा संविधान है वहां पे कौन से आर्टिकल दिए हुए हैं, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, इनसे रिलेटेड वो जरूर देख लीजिएगा। तीसरा आता है यहाँ पे साइकोलॉजी, जो हमारा मेन फाउंडेशन है एजुकेशन का। थर्ड यहाँ पे इसका कंसेप्ट है कि साइकोलॉजी होती क्या है वो समझना है, एजुकेशन साइकोलॉजी का संबंध समझना है। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट, बहुत आसान टॉपिक है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। अब कौन कौन सा ग्रोथ में पढ़ना है, तो इसमें हमें इसके स्टेजेस देखनी है, प्रोसेस देखना है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट। जो फिजिकल है वो क्या है, हमारी ग्रोथ है, जो सोशल है, जो इमोशनल है वो क्या है। तो एक एक टॉप वर्ड को आपको पकड़ना होगा। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लैंग्वेज इन डेवलपमेंट। तो ये जो चीजें हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, इसके क्या प्रोसेस है। अब एक अक्सर पूछ लिया क्वेश्चन, मान लीजिए कि जो क्रिएटिविटी शब्द है वो कहाँ से आया है, क्रिएटिव थिंकिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ की ग्रोथ में। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किसका पार्ट है। तो इस तरह से हमें चीजों को अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, वातावरण का और जो अनुवांशिकता है इसके बीच में क्या संबंध होता है। जैसे अगर हम कहें तो बच्चा जो है वो वातावरण और अनुवांशिकता दोनों का मिला जुला रूप होता है। अगर किसी बच्चे को दोनों चीजें मिलती हैं तो बहुत अच्छा वो ग्रोथ करता है। अगर उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है बट हेरिडिटी खराब है, या हेरिडिटी बहुत अच्छी एनवायरनमेंट खराब है, तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। कुल मिला के इन दोनों का जो रोल होता है वो मिला जुला होता है, और जब ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। फिर अगला टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में बहुत सारे कंसेप्ट है, तो सारे कंसेप्ट समझने हैं। एटलीस्ट 1 लाइन में तो पता होने चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। जैसे आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी है,
आपकी टू फैक्टर थ्योरी है ना, आपकी वन फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी, सॉरी जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, आपके एसआई मॉडल किसका है, तो ये नाम पता होने चाहिए और उसके मेन मेन कंसेप्ट पता होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ दिए हैं, कुछ थ्योरीज हैं उनकी। थॉर्नडाइक की थ्योरी है, कनेक्टिविज्म, पावलव की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी स्किनर की है। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। हल्का थ्योरी है, ठीक है, टोलमेन की थ्योरी है, यहाँ पे कुट लिविन की थ्योरी है, फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो इनके नाम पता होने चाहिए और इस थ्योरी के मेन पॉइंट भी पता होने चाहिए। जैसे टॉलमेन ने यहाँ पे कई सारे टॉलमेन ने यहाँ पे 6 सिद्धांत भी दिए हैं, तो 6 सिद्धांत हमें पता होने ही होने चाहिए। गैगने की जैसे हियरार्की थ्योरी है, तो गैगने ने क्या बताया कि 8 स्केल लर्निंग होता है और 8 इसके टाइप बताए, तो उससे खूब क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला है यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, लर्निंग और मोटिवेशन क्या होता है, यहाँ पर हम कैसे ट्रांसफर करें लर्निंग एंड इट्स थ्योरीज को, कि जो भी हमने यहाँ पे लर्निंग की है उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हम कर पाए उस चीज को। इसके अलावा अगला है कि यहाँ पर साइकोलॉजी एंड एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जैसे क्रिएटिव चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, बैकवर्ड चिल्ड्रन है, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए छुपा हुआ प्रश्न क्या आएगा कि जो इंटेलिजेंस का आप देखेंगे कि एक पूरा इंडेक्स होता है कि 100 पे हम मानते हैं कि बच्चे का जो आईक्यू है वो एवरेज है, 100 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिव गिफ्टेड आते हैं, और 100 से बिलो नीचे आते हैं तो बैकवर्ड या फिर अलग तरह के चाइल्ड ग्रोथ। तो उनका स्कोर पूछ लेगा। अब आपसे नॉर्मल वाला नहीं पूछेगा, या तो हाईएस्ट पूछ लेगा या लोएस्ट पूछ लेगा। तो इस तरह से भी हमको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चीजों को भी लर्न करना होगा। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में यहाँ पे टाइप थ्योरी है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी होती है, कोई पतला है तो वो बहुत गुस्सा रहेगा, मोटा है तो बहुत हंसता रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी टाइप थ्योरी हैं, अलग अलग लोगों ने दी है। जैसे ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी क्या मानती है कि हमारे व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग थ्योरीज है। और इनको कैसे मेजरमेंट करें, है ना, कि जैसे रोडसा स्याही परीक्षण है, पर्सनैलिटी की अलग अलग प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी होती है। ये प्रश्न अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसमें इसके प्रश्न भी आया है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। एकदम से नया टॉपिक है यहाँ पे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन। तो ये क्या होती है और इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, और कौन सी यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करें जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सके। तो हमारा जो ईगो होता है, जो सिगमंड फ्राइड ने बताया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जिससे हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे रेशनलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी आया था रेशनलाइजेशन के ऊपर, है ना। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है सेक्स एजुकेशन क्या है और इसकी गाइडेंस कैसे देनी चाहिए बच्चों को, और इसकी काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। फोर्थ पार्ट है यहाँ पे मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो पूरी तरह से रिसर्च का पार्ट है। इसमें नेचर क्या है, रिसर्च होती क्या है, इसकी नीड क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब पढ़ना, पर्पज क्या है, फिर टाइप्स पढ़ने हैं। तो 3 मुख्य यहाँ पे फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्सटेंड रिसर्च। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च की जो 2 अप्रोच दी है कि हम गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से कैसे करें, और उसके बाद मैथड्स हैं। अब कुछ लोगों को ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैथड कौन सा है, अप्रोच कौन सी है, टाइप कौन से है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि यहाँ पे टाइप दिए हैं 3, अप्रोच दी हुई है 2, मेथड्स दिए हुए हैं 3, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल। अब इसके बाद रिसर्च की यहाँ पे सोर्सेज क्या है, नॉलेज का गैप क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे उनको पहचानेंगे और उसके समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे बनाते हैं, है ना। मान लीजिए हमें नहीं पता हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो रिसर्च समस्या का हमने पता है कि हमें भाई रिसर्च करना है इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, लेकिन इसको फॉर्मुलेशन कैसे करना है रिसर्च प्रॉब्लम का, जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि रिव्यू लिटरेचर कैसे करते हैं। तो कुल मिला के ये एक तरीके से आपकी सिनॉप्सिस दी हुई है कि हम सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसको समझना है, हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। तो उसके एक एक टॉपिक को हमें रिसर्च जैसे करते हैं तो उसके सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और समझना है। इसके अलावा वेरिएबल्स कौन से होते हैं, सैंपल्स क्या होता है, सैंपल की साइज क्या है, सैंपल को कैसे करेक्ट अच्छी तरीके से, अच्छा सैंपल कौन सा होता है, उसकी क्या खासियत होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। अगला टूल है रिसर्च का कि रिसर्च के टूल्स कौन कौन से हैं, कौन सी टेक्निक होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आयर है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है। तो ये रिसर्च के क्या है, टूल और टेक्निक है जिनके द्वारा रिसर्च हम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्केल कौन कौन सी यूज की जाती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स कौन सी हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है। तो आप जब रिसर्च करते हैं तो ये आपको पता है कि ये सब रिसर्च के पार्ट है। जैसे हम सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिपोर्ट बना। तो ये वही सारी चीजों को हमें एक एक करके समझना है।
अब आता है स्टैटिक्स का पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, स्टैटिक्स और इन्फेरेंशियल यानी कि वर्णनात्मक और अनुमान जो लगाते हैं वो दोनों सांख्यिकी। हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, मीन मीडियन मोड को क्या करते हैं, वेरिएबिलिटी क्या है और कोरिलेशन क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर किस तरह से टेस्ट करते हैं उसके सिग्निफिकेंस को, यहाँ पे टाइप ऑफ एरर क्या है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या है, इनोवा क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, जैसे काई स्क्वायर पढ़ना है हमें नॉन पैरामेट्रिक पे, और भी आप पढ़ सकते हैं। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, पैरामेट्रिक जो पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशंस क्या है। अब कोरिलेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है कि किस कोरिलेशन में कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है टेस्टिंग का, इसमें प्रश्न पीछे आए हुए हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा 5th यूनिट जो है इशू इन एजुकेशन। तो शिक्षा में बहुत सारे क्या है इश्यूज हैं, जैसे ब्रिटिश टाइम से हमें देखना है कि जब इंडिया स्वतंत्र नहीं हुआ था तो वहां शुरू से लेके क्या समस्याएं आई, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से हमने इंडिपेंडेंस के बाद चीजों को कैसे सही किया, और हमारे जो संविधान है उसमें कौन से जो चीजें हैं वो सही तरीके से दी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रिटिकल रिव्यू। क्रिटिकल रिव्यू में क्या है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी हुई हैं और ये दिए हुए हैं बहुत सारे कमीशन जो बेसिकली यूजीसी नेट यूनिट 2 दिया हुआ है। तो कमेटी एंड कमीशन है, जैसे आपका पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी में मुगालियर कमीशन है, फिर कोठारी कमीशन है, फिर आपका नॉलेज कमीशन, हंसा मेहता कमेटी, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी है, ईश्वरी भाई पटेल कमेटी है। इस तरह से ये सारी कमेटीज दी हुई है। यशपाल कमेटी 2 पार्ट्स में दी हुई है। क्रिटिकल रिव्यू क्या है, नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन पे कितनी बन चुकी हैं, तो इसमें 2020 ले लिया है। तो याद दीजिएगा ये तीनों नेशनल पॉलिसीज हैं और तीनों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है, एसएसए क्या है, आरटीई क्या है, आरएमएससी क्या है, हायर एजुकेशन रूसा क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है। तो कुल मिला के अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, मोस्टली चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, रोल ऑफ एपेक्स बॉडीज लाइक एमओई, सीएबी, यूजीसी, एनसीईआरटी है ना, तो बाकी सब आपने पढ़ा है, लेकिन ये सब चीजें क्या है आपके लिए नई है तो ये आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद है करिकुलम की कौन सी स्टेज होती है हायर एजुकेशन में, किस तरह से करिकुलम बनाया जाता है स्कूल और हायर एजुकेशन का, नेचर क्या है, टाइप क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, ऑफिसर, इनके सभी की जो ग्रीवेंसेज हैं, मैकेनिज्म है, उनको समझना है। तो कई तरह की ग्रीवेंसेज होती हैं जो स्टूडेंट, टीचर्स, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकती हैं। एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें आपको पेडागोजी को समझना है, इसमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक पीपीपी मॉडल को समझना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखना है, जिसमें असेसमेंट और एक्रेडिटेशन समझना है, तो नेक को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट इन सिंथेसिस बिटवीन वन लाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, इनको भी हमें समझना है कि आज आपने देखा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो इनके बीच में क्या अच्छाई है क्या कमी है, इनको समझना है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी 6 जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और जो शैक्षिक प्रशासन है यहाँ पर हमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब समझना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी क्या है, रिलेशनशिप क्या है इसका, एमबीओ अप्रोच क्या है, टेलरिज्म क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या होती है। यहाँ पे जैसे कभी क्वेश्चन आया था बीएड में लास्ट ईयर के कौन फादर है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसको कहा जाता है, पोस्ट गवर्नमेंट किसने दिया है। तो इस तरह के आसान प्रश्न भी आए हैं, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट हमें कहीं कमी नहीं छोड़नी है, तो हमें पूरे सिलेबस को कवर करना होगा और बहुत डिटेल में सिलेबस के एक एक पॉइंट को पकड़ के पढ़ना होगा। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है। अभी जैसे एक प्रश्न आया जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम था कि आज की डेट में एक संस्था के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसकी कंप्लायंस, उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, तो उसका आंसर शायद ग्रोथ भी माना है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं और वो आप कर लेंगे अगर आप एक बार ठीक से पढ़ते हैं। पर्ट क्या है, पर्ट के साथ साथ आप पर्ट पढ़िएगा। इसके अलावा पर्ट पे भी क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो इस सब जगहों से क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की यहाँ पे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आ गया था इसकी जो थ्योरीज हैं और उसमें आपको मैचिंग करना था। अगला टॉपिक है यहाँ पर कि एजुकेशन प्लानिंग क्या होती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या है, इसको समझना है। एजुकेशन सुपरविजन क्या होता है, इसके फंक्शंस को देखना है। एजुकेशनल में इसका प्रोसेस क्या होता है, लीडरशिप क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है। और इसकी फीडबैक और सुपरविजन, तो सुपरविजन का जो टॉपिक है वो आपके नेट में नहीं है, इसको अलग से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यहाँ पर मेजरमेंट का, जो एक तरीके से आपका रिसर्च से ही रिलेटेड है, तो इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप नेट की तरह मत लीजिएगा कि यहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे, है ना।
तो इन सब्जेक्ट्स में आप नेचर देखेंगे अगर पुराने प्रश्नों को, पुराने सालों के, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिसर्च और स्टैटिक्स से ही आए हैं। तो ये पोर्शन आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ के चले। तो टूल्स क्या हैं, टूल्स में का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे हम बनाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टूल्स क्या होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। नॉर्म्स क्या है, अच्छा टूल कौन सा होता है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या है, इसके नॉर्म्स क्या है, टी स्कोर क्या है, सी स्क्वायर क्या है, टेक्स्ट कंसेप्ट, जो टेक्स्ट को कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप्स क्या है ना, मेजरमेंट कैसे करते हैं, अचीवमेंट क्या है, एटीट्यूड क्या है, इंटेलिजेंस, ये सारे जो टेस्ट हैं, उन स्टूडेंट की फीडबैक क्या है इनके प्रति, नए ट्रेंड में क्या है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, सेमेस्टर सिस्टम आ गया है ना, जैसे आपका सीसीई, सीबीसीई, सीजीपीए, इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए है ना। जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है, ये भी पूछा गया है। अगला आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि टेक्नोलॉजी है क्या, एजुकेशन से इसका संबंध क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है, यहाँ पर जो भी टीचिंग के डिफरेंस क्या है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में स्टेजेस क्या है, इसकी प्रो और एक्टिव और पोस्ट एक्टिव स्टेज क्या होती है, प्रोग्राम कौन कौन से हैं, है ना, लीनियर प्रोग्राम क्या है, ब्रांचिंग प्रोग्राम क्या है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि ब्रांचिंग प्रोग्राम किसने दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, जो भी रिसेंट हुआ। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, डिजिटल इंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होता है, डिजिटल लर्निंग क्या है, आजकल हम सब लोग वर्बल नॉन वर्बल ये सारी चीजें पढ़े। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है जो आप यूनिट 1 में पढ़ते हैं वो यहाँ पे आपको पूरा एक तरह से दिया हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, यहाँ पे काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। 9 यूनिट है जो आपकी स्पेशल एजुकेशन, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी कह सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन की क्या नीड होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हम पहले स्पेशल पे थे, फिर हम इंटीग्रल पे आए, फिर इंक्लूसिव पे आए, तो इसका पूरा किस तरीके से विकास हुआ, क्या क्या चैलेंजेस हैं, अब इनके करेक्टरिस्टिक देखने हैं, इसकी मेंटल हाइजीन की रेमेडी की तरह देखना है, कहाँ से ये सारी चीजें आई, क्या इसका इलाज है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे कौन से होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड कौन से होते हैं, ठीक है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे। तो जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनके सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, क्योंकि यहाँ देखिए एक जगह नहीं लिख दिया है कि डिसेबल बच्चे, नहीं, हियरिंग के अलग पढ़िए, ऑर्थोपेडिकली अलग पढ़िए, गिफ्टेड क्रिएटिव अलग पढ़िए, डिसेबल अलग पढ़िए। तो सबको बहुत अलग अलग पढ़ के हमें समझना है, सबके करेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन और उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जुवेनाइल्स जो हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना, जो बच्चे होते हैं जैसे जो जेल वगैरह में बंद होते हैं, है ना, इनको ड्रग का जो एडिक्शन होता है, तो इनके लिए यहाँ पर जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं तो इनके लिए क्या प्रोविजन है, इनके एजुकेशन के कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे PW एक्ट है, RPW एक्ट है, तो इनके नाम भी पूछ ले जाते हैं, ये कब आया था, सिंपल भी प्रश्न आए हुए हैं। टीचर एजुकेशन जो आपके यूनिट 4 है वहां पे नेट में, उसका स्कोप क्या है, मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, इन सर्विस क्या है, प्री सर्विस क्या है, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो अलग अलग पॉलिसीज बनी है उनमें इसके लिए क्या प्रोविजन है, जैसे अभी एक प्रश्न आया है रिसेंट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में कि टीचर एजुकेशन के कौन सी धारा में क्या दिया हुआ है ना, तो नई एजुकेशन पॉलिसी में तो पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेज जो लेवल है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन हम कैसे माने और इसमें क्या क्या रोल्स होने चाहिए, क्या एथिकल कंसिडरेशन है इसके लिए, टीचर एजुकेशन के कौन से टाइप हैं, क्या एजेंसीज हैं यहाँ पर, कल्चरल जो करंट प्रॉब्लम है यहाँ पर टीचर एजुकेशन में वो क्या है उनको समझना है, और एरिया ऑफ रिसर्च क्या है टीचर एजुकेशन के अंदर। एनसीटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका रूल रेगुलेशन, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एफिलेशन, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना होगा टीचर एजुकेशन को। तो इस तरह से गाइज ये था पूरा बीएड का सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे आप जो भी बताएंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं डिस्कस कर दूंगी, और जो भी आप मेरे से चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, जस्ट लेट मी नो, हम उसको जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।